students, welcome in the online classes of MDN School, Kalayat. As you know, we are on fourth lesson of history of 10th class. आज हम फोर्थ लेसन के अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे और अभ्यास के क्वेश्चनों में हम चर्चा करो के क्वेश्चन करेंगे और चर्चा करे में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों में तीन तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या करें। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों से संबंधित एक एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखें। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में तीन तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। सबसे फर्स्ट नंबर पर है व्यापार का प्रवाह। पहला प्रवाह व्यापार का होता है जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। जो पहले 19वीं सदी में व्यापार होता था वो वस्तुओं कपड़ा या गेहूं का ही व्यापार होता था। और श्रम का प्रवाह, दूसरा प्रवाह श्रम का होता था, यानी मजदूरी का, मेहनत मजदूरी का, काम का। इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और तीसरा हमारा प्रवाह है पूंजी का प्रवाह। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दराज के इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में निवेश कर दिया जाता था। कहने का अर्थ है अल्प यानी थोड़े समय या दीर्घ लंबे समय के लिए दूर दूर के इलाकों में अपनी पूंजी को वहाँ निवेश कर दिया जाता था, यानी अपनी पूंजी को लगाया जाता था। ये तीनों प्रवाह एक दूसरे से जुड़े थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। भारत से तीन प्रवाहों के उदाहरण। भारत में प्राचीन काल से ही तीनों प्रकार के प्रवाह देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीयों ने अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बना रखे थे और भारतीय व्यापारी भारत से मसाले, कपास आदि लेकर विदेश जाते थे और तथा वहाँ से ज़रूरी चीज़ें लेकर आते थे, यानी जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो वापस आते टाइम क्या है विदेश से लेकर आते थे। बहुत से भारतीय कारीगर और इंजीनियर विदेशों में बागानों, खानों, सड़क निर्माण, रेल निर्माण का काम करने के लिए गए थे। कहाँ? विदेशों में। और भारत में प्राचीन काल में बहुत से देशों ने पूंजी का निवेश किया था, यानी पौराणिक समय में भारत में बहुत से और देशों ने पूंजी को लगाया था। किसमें? भारत में। और पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों ने यहाँ व्यापारिक कंपनियाँ खोली तथा चाय के बागान आदि स्थापित किए। अब हम हमारा थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन है महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्रित हो गया कि उनका कोई खरीदार न रहा। कहने का अर्थ है 1930 में इतना माल तैयार बनकर हो गया था कि उनके भंडार में बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा हो गया और उस माल का कोई खरीदार न रहा। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और ज़्यादा गिरने लगी, यानी जो फसलों की कीमतें और ज़्यादा कम होने लगी और खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। संकट से पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेते थे और ये कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्ज 1 अरब डॉलर था और साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल 1/4 रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, यानी बंद हो गए। कई देशों की जो मुद्रा की कीमत थी वह बुरी तरह गिर गई। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी
अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो आयातित पदार्थ थे उन पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगे और अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहाँ लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया, यानी लाखों व्यापारी कर्जे में डूब गए। आइए हम हमारा 4th क्वेश्चन करते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या करें। वे विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, किंतु 50 व 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई और अपना एक संगठन बनाया जिसे समूह 77 या G77 के नाम से जाना जाता था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली जो विकसित देशों का ही प्रभुत्व था। कहने का अर्थ है जो विकसित देश थे, शक्तिशाली थे, जिसमें तेज़ी से विकास होता था जिन देशों में, उनका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी विश्व बैंक पर विकसित देशों का ही नियंत्रण था। इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई लाभ नहीं हुआ। किसे? अंतर्राष्ट्रीय बैंक से, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। इसलिए ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिक्रिया स्वरूप विकासशील देशों ने G77 नामक संगठन बनाकर एक नई आर्थिक प्रणाली की मांग की ताकि उनके आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सकें। और उनके प्रमुख आर्थिक उद्देश्य थे जो अपने संसाधनों पर उनका पूरा नियंत्रण हो और कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार माल को विकसित देशों में के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। और आज हमारा 4th लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं और जो मैंने ये 4th लेसन के क्वेश्चन आंसर करवाए हैं आप इनको लर्न और राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें और सुरक्षित रहें।